हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ BSEB NCERT बुक के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के उदाहरण का सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों, आज का मोटिवेशन है, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के सभी उदाहरण का सॉल्यूशन करेंगे। उदाहरण नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम HCF निकालते हैं। 4052 और 12576 का, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन मेका से A बराबर BQ प्लस R। इसमें सबसे बड़ा जो जनसंख्या होता है, सबसे बड़ा जो संख्या होता है उसको A माना जाता है, जो सबसे छोटा संख्या होता है उसको B माना जाता है। यहाँ पे A कितना हो जाएगा? 12000 सबसे बड़ा है, 12576 इक्वल टू 40(2)। HCF आप निकालते होंगे, पहले भाग विधि जानते होंगे। इस तरह से 4052 और 12576, इसको लगभग कितना बार में खिलाएंगे? 3 4 बार, 3 बार में जब खिलाएंगे इसको हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 हासिल रहा 1, 3 गुना 0 0 0 1 1 हो जाएगा और 3 चौक 12, 12156। जब घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 5 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, खत्म हो गया 420 शेष आया। इसको लिखते हैं Q भागफल कितना आया? गुना भागफल 3 प्लस शेष कितना आया? 420। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है B को उठा के A पे रख देते हैं। A पे 4052 बराबर, और जो शेष बचता है उसको B का मान के जगह पर रखते हैं 420। अब देखिए इसको इससे भाग लगाएंगे, इसको 4052 को किससे? 420 से भाग लगाते हैं। देखिए कितने बार में होता है, लगभग 9 चौक 36, 9 बार में खाएगा। 9 9 0 9, 9 दूनी 18 1 8 हासिल रहा 1, 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा। एक पे देखो 2 में से 0 गया 0, एक पैसा लेंगे 15, 15 में 60 गया 7, सॉरी 2 में से 0 गया 2 ना होगा यहाँ पे 2। इसमें कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7 गया 2, खत्म हो गया 272 बचा। तो गुना कितना बार में? 9 बार में, प्लस 272 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, B को A के जगह पे, R को B के जगह पे 272। अब देखिए फिर 272 में भाग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं 420 में, देखते क्या बार में? एक बार में खाएगा 272, एक बचा लेंगे 10 में से 2 गया 8, और इसमें बचा 1 11, 11 में से 7 गया 4, इसमें बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 148 बच रहा है। तो गुना कितना बार में? एक बार में, प्लस 148। अब क्या हो जाएगा? 272 यहाँ आ जाएगा और 148 यहाँ, गुना देखिए कितना बार में खाएगा? 272 में जब भाग लगाएंगे किससे? 148 से, क्या बार में? एक बार में, 148। घटाते हैं, 12 में से 8 गया 4, इसमें बचा 6, 6 में से 4 गया 2, इसमें बचा 2, 2 में से 1 गया 1,
124 आ रहा है, तो गुना कितना बार में, एक बार में, प्लस 124। फिर 148 को यहाँ इक्वल टू 124 को भाग लगाते हैं 148 में, एक बार में 124, 24 आ जाएगा जब घटाएंगे, तो गुना एक बार में प्लस 24। कोई दिक्कत यहाँ तक हम समझने में नहीं। फिर क्या करते हैं, 124 को बी को ए जगह पे और आर को बी के जगह पे रख देते हैं। फिर इसको इससे भाग करते हैं, देखिए 24, देखिए 24 में कितने करेंगे, 124 से जब भाग करेंगे तो कितना होना, 5 बार में, 5 चौक 20 के 0, बाकी रहा 2, और 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो जाएगा, 4 शेष बचा। ठीक, फिर देखिए कितना बार में, 5 बार में, 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये शेष कितना बचा, 4, तो 4। फिर बी को ए जगह पर रख देंगे इक्वल टू आर को बी की जगह पे। अब देखो गुना करते हैं, भाग लगाते हैं, 4 से कितना में, 24 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में, 6 चौक 24, खत्म, गुना 6 प्लस 0। जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। जब शेष 0 आ जाएगा तो मेरा जो है ना बी का मान ही आंसर होता है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। लिखेंगे अतः 40, 52 और 12,576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। उदाहरण नंबर दूसरा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 2, तो जब b बराबर 2 है तो r हो जाएगा 0 या 1, 2 से जब भी होगा कम ही होगा। ठीक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब होगा a बराबर b का मान क्या है, 2, तो 2q प्लस r का मान कितना रखें, 0, तो 0 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, a बराबर 2q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब रखेंगे फिर जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2q + 1 हो जाएगा। यहीं तक सॉल्व होगा। तब लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू + 1 के रूप का होता है। यही हो गया आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत।
उदाहरण नंबर 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका 4q+1 के रूप में कह रहा है, इसमें भी लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर मानेंगे नहीं, दिया हुआ है 4q के रूप में कह रहा है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। r जब भी होगा तो क्या होगा, 0 से एक छोटा ही होगा, 0 हो सकता है, सॉरी 4 से एक छोटा हो सकता है, 0 1 2 3, क्या 4 होगा, नहीं, 4 से जब भी होगा छोटा ही होगा। लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन सॉल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका होता है फॉर्मूला a बराबर BQ+R। कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत और आगे सॉल्व करेंगे। जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है 4q+0, तो आगे बढ़ाएंगे a बराबर हो जाएगा 4q, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे और सॉल्व करते हैं। जब r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर हो जाएगा 4q+1, समीकरण 2। फिर आगे बढ़ाएंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+2, समीकरण 3। आगे बढ़ाते हैं, जब r बराबर 3 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 4q+3, समीकरण 4। यहीं तक सॉल्व होगा। आगे हम लोग लिखेंगे, अतः विषम संख्या बोल रहे हैं, अगर जो हम इस पे रखते हैं कोई भी संख्या का मान रखेंगे, 1 रखो q का मान, या 2 रखो या 3 रखो, कुछ भी रखिएगा, इसका मान क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। इस पे देखिए, इस पे अगर जो किसी चीज़ का मान रखते हैं, q का मान 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, 0 रखें, कुछ भी रखेंगे तो इसका सम मान सम आएगा। क्या ये होगा, ये विषम संख्या है धनात्मक, नहीं है, ये विषम संख्या धनात्मक है, एक ये है। लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (4q+1) या 4q+3 के रूप का होता है। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा दिक्कत। उदाहरण नंबर 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 420 और 130 लिखेंगे, 420 और 130,
इसको जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे बड़ी संख्या को ए मानते हैं, सबसे छोटी संख्या को बी। 130, चलिए 240 में 130 से भाग देते हैं 3 बार में। 3 गुना 0 0, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 0 में से 0 गया 0, एक पैसा लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3, ये खत्म। गुना कितने बार में? 3 बार में। प्लस शेष कितना आ जाएगा? भागफल गुना शेष प्लस शेष 30, 30 यहाँ लिखेंगे। बी को उठा के कहाँ पर रख देते हैं? ए पे, इक्वल टू, और शेष फल को बी के जगह पे आर को। इसको अब भाग देते हैं 30 से, किस में भाग देंगे? 130 में। कितना बार में? 3 चौक 12, लगभग 4 बार में खा जाएगा। 4 0 4, 4 तिया 12, 120, 10 आया। कितना बार में? गुना कितने बार में? भागफल कितना आया? 4 प्लस शेष फल आर, आर का मान 10। अब क्या करेंगे? बी को उठा के ये जगह पे लिखेंगे बराबर शेष फल को बी के जगह पे। अब इसमें 10 से 30 में भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा? 3 बार में। गुना 3 इक्वल टू प्लस 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक सॉल्व करते रहेंगे, जब 0 आ जाएगा सॉल्व करना बंद कर देंगे। लिखेंगे अतः 420 और 130 का HCF इक्वल टू 10। ये क्या होता है? 10 HCF हो गया। लिखेंगे इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। यही होगी आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं हुआ होगा। उदाहरण 5 है। उदाहरण नंबर 5, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या कितना है? संख्या है 4 पर पावर n। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले क्या कुछ नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। रिजल्ट इसका, इससे पहले सॉल्व करने से पहले रिजल्ट लिख देते हैं, RESULT, रिजल्ट। यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका मतलब इसका 4n का 4 का उसका अभाज्य, सॉरी इसका यहाँ लिखो, इसका उसका नहीं, इसका
अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक ना, कम से कम 2 गुना 5, इसको जब सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड इसका जब निकालेंगे तो कम से कम 2 गुना 5 एक बार कम से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना बढ़ा सकता है। चलिए गुणनखंड करते हैं 4 का। 4 का गुणनखंड करने पर 4 का जब गुणनखंड करेंगे 2 बार में तो 2, फिर 2 से 1, इसका गुणनखंड आ रहा है 4 का गुणनखंड आ रहा है 2 पर पावर 2 आ रहा है। ठीक, इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 2 गुना 5 के रूप में नहीं आ रहा है, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि 4 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह मतलब 4 पे पावर n, यह 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसी के बारे में इतना लिख देंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, आपको 100% जितने नंबर का होगा उतना नंबर उसको देने में मजबूर हो जाएंगे। समझ गए ना? यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? शायद नहीं हुआ दिक्कत। चलिए उदाहरण नंबर 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना का रहा है? 6 और 20 का, 6 का और 20 का। 6 का कितने से खाएगा? 2 बार में, 3 दूनी 6, फिर कितने से? 3 से 1 बार में। इसको चलते सॉल्व करते हैं। 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। और खाएगा? नहीं खाएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, और 20 का हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5। इसका HCF जब निकालेंगे, HCF हो जाता है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हो जाएगा HCF। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और कुछ आ रहा है? नहीं हो रहा आ रहा है। HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब LCM निकालेंगे आ जाएगा। दोनों का कॉमन को क्या करेंगे? एक बार लिखना है। क्या करना है? एक बार लिखेंगे। ये दोनों का कॉमन एक बार ये दोनों लिख लिए। अब जो बचा है उसको भी लिख देंगे, गुना 3 गुना 2 गुना 5 इक्वल टू, अब सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। इसका LCM आ जाएगा 60 आ जाएगा। 6 और 20 का LCM कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यही होगी आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दिक्कत? आगे है उदाहरण नंबर 7,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं 96 और 404 का। 96 404 का। चलिए इसको 2 बार में खिलाते हैं। 2 से खिलाएंगे 48 दूनी 96 होता है, फिर 2 से 24 दूनी 48 होता है, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 1 बार में। इसको जो है ना बच्चा तरी नहीं सिखाना है, आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं, सब पता हुआ होगा। इसको हम बच्चा तरह से 2 से इतना भाग करेंगे, ये होगा 2 से जब 4 से भाग करेंगे तो 8 हुआ, 1 बच्चा 16 हो गया, 8 दूनी 16। ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 404 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से जब भाग देने का मतलब आधा हो जाएगा इसका, तो 202 हो जाएगा। फिर जब हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 101। अब क्या लगेगा इसमें भाग, नहीं लगेगा, ये खुद अपने आप में ये 101 अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको करेंगे तो 1 बार में खाएगा। तो लिखेंगे आगे 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कितना है, 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 2 3 4 5 को 1 3 है, ठीक। और 404 का 2 गुना 2 गुना 101। अब देखो HCF हो जाएगा, दोनों का LCM हो जाता है। LCM दोनों का कॉमन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 गो 2 गो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 गो 2। उसके बाद और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 गो 2, 2 गुना 2 इक्वल टू 4। इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब LCM का बात करेंगे, LCM कॉमन जो लिए हैं, कॉमन जो आ रहा है उसको एक बार लिखना है, ये दोनों को एक बार लिखना है, इसको लिखो या तो इसको लिखो, एक बार लिखना है। 2 गुना 2 गुना लिख दिए, उसका बाद जो बचा है उसको गुना में लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। इसको जब गुना करेंगे, 2 गुना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 गुना 101 करते हैं, 101 गुना 96, 96 इकाई 96 का 6 हासिल डाल 3, 9 गुना 96 तो 0 हो जाएगा, 9 का 9 96 इकाई 96, 9696 हो जाएगा। यही हो गया आपका LCM। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ है दिक्कत। उदाहरण नंबर 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। 6, 72, 120, 6, 72 और 120। चलिए इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 3 से 3 इकाई 3। इसको लगाते हैं 2 से, 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 2 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार में। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दिक्कत। फिर 2 से इसमें 60 दूनी 120, फिर 2 से कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 5 तिया 15, फिर 5 से एक बार में। लिखेंगे आगे 6 इक्वल टू 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 72 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 120 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब HCF निकालना है। HCF आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे, सभी का कॉमन क्या हो जाता है
HCF हो जाता है। देखिए 2 गुना 3, 2 भी इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 3, 3 में तीनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सब 2 गुना 3 HCF इक्वल टू 6। एलसीएम का बात करते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे कम से कम तीनों में कॉमन आ रहा है। देखिए ये आ रहा है तो इसको लिखना जरूरी है, बराबर 2 गुना 3 आ रहा है। देखिए इसका भी कम हो गया, इसका भी कम हो गया, इसका भी हो गया, अब इसका भी हो गया। अब देखिए तीनों में कुछ नहीं मिला, अब दोनों का देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। ये दोनों को भी किसी एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 5। किसी को रिपीट नहीं करना है, किसी को मतलब ऊपर वाला को 2 लिख दिया, नीचे में भी फिर 2 है। अगर जो ये दोनों अगर जो आपस में कॉमन आ रहा है, 2 में भी कॉमन आ रहा है, तो उसको एक बार लिखेंगे। अगर जो कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको फिर अलग से लिख देंगे। 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया हो जाएगा 72, 72 पचे हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 पचे 35 1 36, क्या हो जाएगा 360। यही हो गया आंसर आपका। कोई दिक्कत समझने में? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उदाहरण नंबर 9 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सॉल्व करेंगे इसको। चलिए करते हैं। उदाहरण 9 सबसे पहले लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे जब परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हो जाएगा, परिमेय संख्या जब मौने है तो P/Q के रूप में होगा। ठीक, अब देखो इसको अगर लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है ना 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक ना, अगर 0 के बराबर आता है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो वो और HCF जब भी आएगा, इसका HCF जब भी आएगा तो P और Q का HCF आएगा जब भी 1, क्या होगा 1 आएगा तब क्या हो जाएगा परिमेय संख्या आए होगा, नहीं तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे P बराबर √3 Q। ठीक, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो क्या करते हैं, इसको आगे दोनों तरफ वर्ग करते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो P² हो जाएगा इक्वल टू √3 Q का होल स्क्वायर। तो P² इक्वल टू हो जाएगा 3Q²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे चूंकि Q² 5 से Q² जो है ये 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसीलिए P है यहाँ, P² है, P² 3 से विभाजित है। लिखेंगे P भी 3 से विभाजित होगी, क्या होगी 3 से विभाजित होगी। क्योंकि अगर जो Q² को इधर कर देंगे तो P²/3 हो जाएगा। P का मान अगर जो रख देते हैं 6, 3 से भाग लगे 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 3 से भाग लगेगा, 3 है यहाँ पे, 3 रख देंगे, 3 से भाग लगेगा, 3 कट जाएगा। और P भी अगर जो इसका रूट करेंगे, 9 का रूट करेंगे तो 3 ही आएगा,
3 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो 1, वो भी विभाजित है, इसीलिए लिखें। फिर लिखेंगे अब आगे, अब P बराबर 3R क्या करेंगे, माना। क्या करेंगे, माना। 3R माने, क्यों माने, यूक्लिड विभाजन में हम पढ़े थे A बराबर BQ, इसीलिए यहाँ पे माने हैं। P दिया हुआ है तो P मान लिए, P एक जगह पे P बराबर 3 है तो 3, Q के जगह पे R मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अब इसमें भी दोनों बगल वर्ग करने पर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों बगल मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों बगल वर्ग करिए तो हो जाएगा P² बराबर 3R का होल स्क्वायर। तो P² इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9 R²। तो P का मान कितना दिया हुआ, P का मान है 3Q² इक्वल टू 9R²। ब्रैकेट में लिखेंगे P² का मान समीकरण 1 से रखने पर, कोई दिक्कत। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा Q² इक्वल टू 9R² बटे 3, ये 3 3 कटेगा 3 बार में, तो Q² इक्वल टू हो जाएगा 3R², समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे आगे, चूँकि Q² 3 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ दिक्कत। अतः HCF P और Q का 1 के इक्वल नहीं आया। तो लिखेंगे, अतः इससे हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर जो HCF जो आता, इसका जो HCF आता, अगर जो 1 के इक्वल आता तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। 1 के इक्वल नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। समझने में कोई दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। आगे है उदाहरण नंबर 10। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 10, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 5 - रूट कितना है, √3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 5 - √3 इक्वल टू परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे
क्यू नॉट इक्वल टू, इसको लिखना अनिवार्य है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। HCF जब भी आएगा क्यू और पी और क्यू का 1 के इक्वल आना चाहिए। 1 के इक्वल अगर जो नहीं आया तो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। रूट को एक तरफ, रूट में जितना भी है उसको एक तरफ रख देंगे और जो रूट में नहीं है उसको एक तरफ रख देंगे। जैसे इसको ले जाते हैं, इधर माइनस में उड़ जाएगा तो प्लस में लिखेंगे। √3 इक्वल टू ई जो है क्या है, इधर ही प्लस में है, ई उधर गया तो प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 5 माइनस पी बटे क्यू। कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे। फिर चूंकि 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √3 नॉट इक्वल टू 5 माइनस पी बटे क्यू। ये तो परिमेय संख्या है पूरे, ये अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा। लिखेंगे अतः आगे, अतः इससे हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही होगी आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में बताइए, हम फिर से आप लोग को बताएंगे। आगे है उदाहरण 11। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी लिखेंगे, माना कि, सिर्फ लिखने वाला ये सब सवाल है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 3√2 इक्वल टू, परिमेय संख्या है तो p बटे क्यू के रूप में होगा। लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। HCF जब भी आना चाहिए p और q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तब परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोले हैं, जितना भी रूट में है, रूट के अंदर जितना भी, उसको एक तरफ, अनरूट को, जिसमें रूट नहीं है उस सबको एक तरफ रखना है। जैसे √2 बराबर, इधर ये 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लिखेंगे p बटे 3q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, चूंकि, ये सॉल्व करते हैं, चूंकि p बटे 3q क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या से गुना कर दे या जोड़ दे या घटा दे या भाग कर दे तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। इसीलिए इसमें गुना कर दे तो ये परिमेय संख्या ही रहेगा।
तो लिखेंगे अतः यह अतः P/3√Q एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 ये अपरिमेय संख्या है इक्वल टू P/3Q। ये परिमेय संख्या क्यों आपस में इक्वल होगा? जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी इक्वल नहीं होता है। लिखेंगे अतः इससे हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आपका आंसर। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद लेके आएंगे। बहुपद का क्वेश्चन अगला चैप्टर अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।